फिलहाल तो मुझे जो कंडीशन लग रही है कि आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप महक एक ही है ना, तो आप कंटिन्यू करें। मुझे तो कोई मसला नहीं लग रहा, इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं अभी ना मार्क्स बताता हूँ, थोड़ी देर बाद पूछना, थोड़ी देर बाद। हाँ, मैं तो सुबह का है, वो नीचे बैठा हुआ था, वो काम था। सर आपको अपने सलाम के आप जवाब दीजिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुना नहीं होगा मैंने। सर फिर आप प्रेजेंटेशन लेंगे। सर मैं आपको पेपर देना भूल गई थी लास्ट क्लास। अच्छा, वो तकरीर उस दिन आपने की थी जो मैंने कहा था अच्छी। मैंने नहीं की थी, वो सानिया थी। सानिया जो वो कहाँ है बच्ची? अभी है क्लास में? मुझे नहीं लगा। कौन सी तकरीर? वो आए तो वो मुझे दिखाना, उससे सर बात करनी है मैंने। कौन सी, जो लास्ट क्लास में थी या फर्स्ट? नहीं नहीं, जिसने प्रेजेंटेशन यहाँ खड़े होके दी थी, मैंने बोला था बहुत अच्छी प्रेजेंट करा है इसने। नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल कमजोर सी बच्ची थी वो, तो कोई हमारी जैसी नहीं थी वो, थोड़ी। अब वो मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी। अब आप लोग की तरह ही पहना हुआ था उसने। वो आप ही थी यहाँ खड़े होके जो आपने तालियां जो बजी थी, तालियां जो बजी थी जिसके लिए। अच्छा, वो आप थी। उसको तो मैं कब से तलाश कर रहा हूँ, उसकी मैं तारीफें कर रहा हूँ क्लासों में, वो मुझे मिल ही नहीं थी। हाँ अच्छा, अब्दुर्रहमान हयात, आयशा सना। दिमाग ऐसा करे ना, ये देखो। हाँ हाँ, तुम्हारी छुट्टी है, जाओ निकल जाओ, तुम तो वैसे ही है ना। हाँ, तुम लोग प्रेजेंट के लिए आते हो बस। आयशा सना, अब्दुर्रहमान है, अम्मारा शेख, आमना राशिद, अनमोल, अनोद कादरी, अरीज खान, अरीशा सुएब, अशरा असलम, बख्तावर, दुआ मुस्लिम, ईमान मुशफिरा, इशाद, फरा सिद्दीकी, पाए हाजिया, हादिया नरमीन, हमना शुएब, हानी गजनफर, हुदा अनीस, लाइबा, तैमूरी, मानूर, माइन जुल्फिकार, मारूक रसूल, माहरूफ, माहिदा खान, मरियम खुर्शीद, महमूना ईमान राव, महक, मुनीरा, नेहा राशिद, राबिया फहीम, रीमा नाज, रीमा, रोहम रेहान, रुमैसा, सादीना, सफ़ा उमर, सालेहा, सालेहा, सालिया नहीं है, सना तारिक, सानिया आबिद, सानिया, आप है सानिया, शेरबानो, शिजा खुर्शीद, शिजा साजिद, सिमरन देवी, सुनैना, सईदा अफनान आदिल, सईदा आयशा आकिल, आयशा उन्निसा, सईदा फाइजा मुइन, फातिमा नाज, सईदा उम्मे हानी, उम्मे अबीहा, अंजल अरशद, उस्मान खान, वजिया वाहिद, वानिया सलमान।
हाँ अभी शुरू कर लेते हैं। कौन सा ग्रुप नंबर कौन सा है अब हमारा? जिस ग्रुप ने अच्छी प्रेजेंटेशन तैयारी की हुई है वो कौन है? सबने अच्छी की है माशाल्लाह से, सब बच्चों ने मेहनत की छः जी अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बादा अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। पार्ट 2 है ये उसी का, पोस्ट पाकिस्तान रेजोल्यूशन पाथ मेजर इवेंट्स एंड मूवमेंट्स टू इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान के बाद का जो तहरीकें चली, आज़ादी के अहम वाक़यात हैं उन्हीं को ज़िक्र किया जा रहा है। उसमें अब जनरल इलेक्शन ऑफ 1945 टू 1946, कैबिनेट मिशन, 3 जून प्लान, बाउंड्री कमीशन, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, 1945 से 46 तक 3 जून ये काबीना मिशन जो था और उसके इंतखाबात थे, बाउंड्री कमीशन का मंसूबा था, आज़ादी एक्ट था 1947 का, उन सब को अब यहाँ पर एक एक करके बता रहे हैं। इन शॉर्ट के जनरल इलेक्शन ऑफ 1945 टू 46 ये जो इस साल के दरमियान हुए हैं और इसमें आम इंतखाबात में आप जानते हैं कि बरतानिया ने दोबारा अपनी तवज्जो जो है वो बरसग़ीर की तरफ ही मोड़ ली थी और वो यही चाहते थे कि जो है ना इस बरसग़ीर के ज़रिए से हम अपनी ताकत को और अपने जितने भी असर रसूख है ना उसको और ज़्यादा मजबूत कर लें, और ज़्यादा वो चाहते थे कि हमारा सियासी एतबार से भी जो है ना पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे जो ताकत है वो इन बरसग़ीर के अंदर और मजबूत हो जाए। लिहाजा उसके लिए इन्होंने बाकायदा तौर पर कानून साजी करके और जनरल इलेक्शन 1945 से 46 वाले वो मुंतखब करें ताकि इसके ज़रिए से हम अब एक असर रसूख हासिल कर सकें और बाकायदा वो असर रसूख और ये पावर्स हमारी क्या हो, मुकम्मल तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज हो, कवानीन के बिल्कुल एन मुताबिक हमें ये तमाम पावर्स जो है ना वो हासिल हो जाए। लिहाजा उसके लिए इस तरीके से पावर्स को हासिल करना इसके बग़ैर इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था कि वो बाकायदा तौर पर एक इलेक्शन साजी ना करें और ख़ुद से, जैसा कि उन्होंने पहले भी अपनी हुकूमत अपने तौर पर अपने तय बनाकर वो यहाँ पर अपने पंजे गाड़ चुके थे बरसग़ीर के अंदर, आप जानते हैं ब्रिटिशर्स ने जो किया था। लेकिन अब बाकायदा तौर पर यानी कि पहले एक यूँ समझ लें इल्लीगल तरीके से और फिर उसको लीगल तरीके से करना, ये भी अंग्रेज़ सिखाता है। कभी भी नॉन मुस्लिम जो है ना ये काम नहीं करते कि आपको पहले जो है ना मतलब हराम तरीका सिखाएं फिर हलाल तरीका सिखाएं, लेकिन ये माशाल्लाह यहाँ पर हुए हैं, बड़े बड़े अजूबे पैदा हुए हैं और बड़े बड़े कारनामे उन्होंने करके दिखाएं। बरसग़ीर के अंदर पाको हिंद में ये सब भी हुआ है कि पहले तो कब्ज़ा करके इल्लीगल तरीके से और जो है ना ये काबिज़ हो गए हिंदू और मुसलमानों के ऊपर, फिर उन्होंने इसको लीगलाइज करने का तरीका सिखाया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में यही रविश कायम है
कि हमारे यहाँ भी क्या होता है कि जी पहले इलीगल तरीके से सारे काम कर लो, फिर उसको लीगल करा लो। जैसे अभी आप जानते हैं माशाल्लाह, तकरीबन 2-4 दिन पहले जो एक खातून पकड़ी गई है जी, माशाल्लाह पूरा सारे कराची में स्पेशली आइस का और सारा नशे के कारोबार और भी गंदे और ख़राब कारोबार माशाल्लाह वो चला रही थी खातून। और अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ये सारा इलीगल काम जो है वो प्रॉपर तरीके से लीगलाइज करते हुए कर रही थी। तो अब क्या हुआ कि जी वो इनके इलीगल कारनामों को माशाल्लाह अब कानून साज इदारे अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर बाकायदा अपने तरीके से उसको लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आप ख़ुद ये देख चुके हैं। भाई इस बच्ची, बात सुनो, अपना मोबाइल बंद कर दो। ओ बेटा, मोबाइल की जान छोड़ दो, कान से ही निकाल दो, खुदा के लिए क्लास हो रही है, निकालो कान से। लेकिन आपने जो लगाया इससे आवाज़ कम हो रही है, तो मोबाइल को बिल्कुल दूर कर दें, मोबाइल को ना हाथ लगाएं। तो अब पाकिस्तान में आपको पता है कि एक हिंदू ने भी जब ये एक कानून पेश करने की कोशिश करी कि जी ये जो शराब है इसको इलीगल करार दिया जाए मुसलमानों के यहाँ, हमारे कुरान के ऐन मुताबिक ये क्या है, इलीगल है, बिल्कुल कतई तौर पर हराम है, मुकम्मल तौर पे, और इसकी कतन कोई इजाज़त ही नहीं है मुसलमानों के रियासत में और मुसलमान के हाथ में इसका होना। तो बाकायदा ऐसे जो है ना कई माशाल्लाह आपके बड़े बड़े ओहदेदारान और बड़े बड़े सियासतदान माशाल्लाह, तो ये जो सारे सिलसिले हैं ना वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब पाकिस्तान में जब अंग्रेज़ ब्रिटिशर भी आए तो इन्होंने ये आदत सिखाई है कि पहले गैर कानूनी तरीके से काम करो, फिर उस इलीगल एक्टिविटीज़ को कैसे लीगलाइज किया जाता है वो भी माशाल्लाह से। तो इलेक्शन वर हेल्ड फॉर दी सेंटर एंड प्रोविंसेस, इन तमाम सूबों के अंदर भी और हर कैबिनेट के एतबार से इन्होंने क्या किया, ये एक इलेक्शन करवाए जिसके ज़रिए ये चाहते थे कि भाई जो है हम ये फ़ैसला कर सकें, इस बात तक हम पहुंच सकें कि जो है किसकी हुकूमत होनी चाहिए। चले आगे कौन पढ़ेगा भाई, यहाँ से ही स्टार्ट कर लो। हाँ, द मुस्लिम लीग announced that it would fight the election on 2 issues। अब जो देखा जाए मरकज़ के एतबार से भी और सूबों के एतबार से भी इन्होंने इंतखाबात कराए, ठीक है ना। और मुस्लिम लीग ने 2 इश्यूज़ पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी किया, और वो क्या थे। फर्स्ट तो पाकिस्तान इज़ द नेशनल डिमांड ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सेकेंड मुस्लिम लीग इज़ देयर सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब पाकिस्तान बरसग़ीर के मुसलमानों का कौमी मुतालबा है और मुस्लिम लीग उनकी वाहिद नुमाइंदा तंजीम है, जमात है। दोनों बातों के एतबार से देखा जाए तो जो मुसलमानों की अक्सरियत थी वो मुस्लिम लीग को थोड़ा ज़्यादा जो है पसंद करती थी, चूँकि इस जमात के अंदर मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदगी वो अक्सरियत में थी, मेजॉरिटी के अंदर थी। तो इसी बुनियाद पर मुसलमानों को जो एक मकसद सेपरेट नेशन का जो तवक्को थी और उनको एक ख्वाब कुछ पूरा होता हुआ नज़र भी आ रहा था, वो सिर्फ़ इस जमात के ज़रिए से उन्हें हासिल होता नज़र आता था। चुनाचे वो तो चाहते ही यही थे कि भाई इस जमात के ज़रिए हम जो है ना एक सेपरेट नेशन को हासिल कर सकें। अब ये मुसलमानों की फ़ोकस जमात थी। चुनाचे आप देख भी सकते हैं रेटिंग वाइज भी जो है ना फिर इनको अक्सरियत मेजॉरिटी वो हासिल भी थी। और जो मुसलमानों के प्रोविंस लेवल वाइज आप देखें तो उसके एतबार से भी ये जो आपको लाइट ब्लू कलर में नज़र आ रहा है और पाकिस्तान का ऐसे ग्रीन फ्लैग नुमा नज़र आ रहा है, तो ये अक्सरियत आपको दिख रही है।
तमाम प्रोविंस के एतबार से। अब आगे पढ़ें कौन स्टूडेंट है। चलें जी। मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड जनवरी 11 जब ये इंतखाबात हुए तो उसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग चूँकि एक मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी और मुसलमान चाहते भी यही थे कि इसी जमात के ज़रिए से हमें हमारा ख्वाब जो है ना पूरा होता नज़र आ रहा है वो पूरा हो जाए। चुनाचे अक्सरियत के अंदर बड़ी तादाद में मुसलमानों ने तो स्पेशली अपनी इसी जमात को ही सेलेक्ट किया, इन्हीं को वोट दिया। उसके मुताबिक जो है 11 जनवरी 1946 में इन्होंने अपनी कामयाबी का गोया जश्न मनाया और ये ऐलान किया कि इंतखाबी नताइज ये बात ख़ुद साबित कर रहे हैं कि मुसलमानों की असल में नुमाइंदा जमात कौन सी है, वो मुस्लिम लीग है। उसी को ही मुसलमानों ने मुंतखब भी किया यहाँ पर। तो ये उन्होंने एक यूँ समझ लें कि जश्न मनाया, सेलिब्रेट किया। कैबिनेट मिशन 1946। चले भाई, उसके बाद वाली लड़की कैबिनेट मिशन पढ़ लो। इसके बाद वाली लड़की दोबारा पढ़ो ज़रा। नेक्स्ट लड़की, क्या समझ आ रहा है आपको? कुछ समझ आया इसमें? इसके बाद किस लड़की का नंबर है? आपने पढ़ लिया ना? हाँ, क्या समझ आ रहा है? आप ही से पूछ रहा हूँ, आपसे। उसने पढ़ा है? आप दोनों ने पढ़ लिया ना? इसके बाद आपका ये क्या पढ़ा इन्होंने, क्या समझ आया आपको? ये क्या चल रहा है? खामोश हो जाए स्टूडेंट, सुने आवाज़ से। कैबिनेट मिशन उसको कहा जाता है 1946 में। हाँ बताओ। पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका वो करके आओ, मतलब सर्वे करके आए। तो इसमें यही हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स के सीनियर थे वही इस चीज़ को लीड कर रहे थे, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया जा रहा था और इंडियन को नहीं दिया जा रहा था, इसलिए अनसक्सेसफुल हुआ था। हाँ, इसीलिए ये कैबिनेट मिशन जो था वो नाकाम हुआ था। असल में जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू था, बैकग्राउंड, वो यही था कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो एक इख्तलाफात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गए, बढ़ गए थे। तो उसके नतीजे में कैबिनेट मिशन 1946 बनाया गया ब्रिटिशर की तरफ से और इनको वहाँ भेजा गया और इनकी क़यादत जो है वो 3 सरबराह कर रहे थे। और इनका आने का असल इस सर्वे का मकसद यही था कि जो सियासी मसाइल हैं और जो इक़्तिसादी पेचीदगियाँ इन दोनों जमातों यानी कि दोनों मज़ाहिब के दरमियान, मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान बहुत ज़्यादा पैदा हो गई हैं, तो उसको किस तरीके से हल किया जाए और ये फ़िरका वाराना कशीदगी भी जो इनके दरमियान बहुत ज़्यादा फैल चुकी है उसको कैसे ठीक किया जाए। इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन टू इंडिया कहा जाता है। इसका नाम क्या ज़्यादा मशहूर हुआ? कैबिनेट मिशन टू इंडिया। और इस मिशन को बाकायदा तौर पर जो है ना इन 3 लोगों की क़यादत में बनाकर वो भेजा गया था। कौन 3 लोग थे? अब ये आगे पढ़ लो भाई, इसको यहाँ से पढ़ें। द मिशन वॉज ऑफिशियली कैबिनेट मिशन टू इंडिया, जो मैंने अभी नाम आपको बताया ना।
हाँ, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ये एक थे जो क़यादत कर रहे थे ब्रिटिशर की तरफ से, समझ लें। दूसरे स्टैफर्ड क्रिप्स थे, एक जो पहले भी क्रिप्स मिशन माशाल्लाह मुका के बैठे थे। चलें, तीसरे जो थे वो अलेक्जेंडर, ठीक है। हाँ भाई, ये तीनों को जो है ना ब्रिटिशर की तरफ से जब मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान बहुत ज़्यादा सियासी पॉलिटिकल एतबार से भी, इक़्तिसादी एतबार से भी और मजहबी आड़ के एतबार से भी दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ गए थे, तो अब उन मसाइल को ख़त्म करने के लिए ये एक मिशन कमेटी बनाकर भेजी गई थी, जिसको कैबिनेट मिशन 1946 कहा जाता है। ब्रिटिशर ने वहाँ से भेजी थी हिंदुस्तान बरसग़ीर के अंदर। जी हाँ, तो वो मसाइल को हल करने के लिए कि दोनों जमातों के दरमियान जो पेश मसाइल हैं उनको हल किया जाए, उनको सॉल्व किया जाए। तो लेकिन ये जो सर्वे था वो भी अपने अख्ताम को नहीं पहुंच सका। उसकी वजह क्या थी कि इनका भी जो ज़्यादा यानी कि ये अनबैलेंस थे, ये दोनों जमातों में से हिंदुओं को ज़्यादा बरतरी देना चाहते थे, जबकि मेजॉरिटी वाइज मुस्लिम थे, और मुसलमान ही तो अपने हुकूक की बात कर रहे थे, राइट्स की। उन्हीं को राइट्स देने के बजाय वो उल्टा जो है हिंदुओं के राइट्स की उन्होंने आकर जो है ना भरमार कर दी, और जी उनके साथ जो है ना उनके मफाद की बातें करना शुरू कर दी। तो अब ज़ाहिर है मुसलमान जो पार्टी थी वो तो देख रहे थे इन चीज़ों को, अब वो कामयाब थोड़ी हो सकती थी जब तक आप जो असल मसला है उसको ही नहीं हल करें, तो फिर कैसे मसाइल हल होंगे। तो चुनाचे ये इस वजह से नाकाम हो गई। ये कैबिनेट जो था वो इसका सर्वे जो है वो बेकार चला गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। आगे आ जाए, अब ये बता रहे हैं कि आपको 3 रिकमेंडेशन: प्रोविंशनल ग्रुपिंग, प्रिंसली स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके अंदर प्रोविंशियल ग्रुपिंग, ये क्या होती हैं तीनों चीज़ें? हाँ बेटा, तुम लोग बातों में लगे हुए हो। पीछे वाली लड़की, क्या हैं ये चीज़ें? क्या किन चीज़ों का नाम बयान कर रहे हैं? ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे? ऊपर देख लो, हेडिंग ये है 3 रिकमेंडेशन। आगे करूं थोड़ा सा ताकि तुम्हें समझ आए, थोड़ा पीछे भी करूं। देखो पीछे ये वाली बात है जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए, कैबिनेट मिशन चल रहा था, ये रहा कैबिनेट मिशन 1946 हो गया। इसके बाद हम यहाँ आ गए, 3 रिकमेंडेशंस बता रहे हैं और आगे ये मैप आपको समझा रहे हैं जिसमें सेक्शन A, B एंड C है, ठीक है ना? यूँ बता रहे हैं। आगे फिर ये चल रहा है, ये क्या चल रहा है, कुछ समझ आ रहा है? हाँ हाँ, क्या समझ आ रहा है? दी कलेक्टेड डिस्कशन हैपेंड बट अचीव नथिंग, सो दी कैबिनेट सजेशन इस प्रपोजल। ये यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। आगे 3 रिकमेंडेशन से बात स्टार्ट। क्या मतलब है ये थी 3 रिकमेंडेशंस? इस बात का क्या मतलब हुआ? ये थी, है तो हमें भी पता यही थी, पेश करी। वो क्या है? हाँ अच्छा, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो। ये 3 बातें उन्होंने की, जिसमें कहते हैं B एंड C वर मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, जिसके अंदर B और C वाला जो है वो मुसलमानों की तादाद के ज़्यादा होने के अतबार से उनके हक़ में बनाना चाहिए। एवरी प्रोविंस विल मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, हर प्रोविंस जो है सूबा वो अपना कानून साजी खुद करे, खुद अपने कवानीन बनाए। देन ऑल प्रोविंसेस विल जॉइंटली क्रिएट देयर सेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन, इसी तरह जितने भी प्रोविंस हों वो मिलकर भी फिर एक कानून साजी कर लें। पहले तो मकसद सूबे अपने कवानीन खुद बनाए, फिर ये तमाम सूबों वाले मिलकर अपने एक जॉइंटली कवानीन बनाए।
यानी कि उनको भी मर्ज करें आपस में कवानीन को, जो जो कानून उन्होंने खुद बनाए। फाइनली ऑल थ्री ग्रुप्स ABC विल मेक यूनियस कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड इंडिया, जो इस नाम से मौसूम हो कि यानी कि इंडिया की मुत्तहिदा जमात। फिर सारे मिलके जो है ना वो एक साथ A, B एंड C सेक्शन जितने भी हैं, A से देखो ब्लू कलर मेंशन किया हुआ है, B से ग्रीन कलर हुआ हुआ है और C से जो है ना वो लाइट ग्रीन कलर है। बात समझ आ रही है? तो ये फिर आपस में तीनों मिलकर, यानी कि एक ये वो कोशिश की जा रही है कि जिसके ज़रिए आपस में इख्तलाफात ख़त्म किए जाएं और एक कानून साजी मिलकर जो है ना कर ली जाए। बस ये इस बात की काविश है और मेहनत है। तो ये इन्होंने तर्ज एक सॉल्यूशन उसका जो है ना एक हल निकाला कि भाई इसका सॉल्यूशन इस तरह हो सकता है। उसी को इधर थोड़ा सा इन्होंने मज़ीद डिफ़ाइन किया, वही वाली बात है जो हमने आपको बता दी। अब आगे आ जाओ, प्रिंसले स्टेट्स के अंदर क्या किया जाए वो यहाँ पे बता रहे हैं। प्रिंसले स्टेट्स विल हैव ऑल द सब्जेक्ट्स एंड रेसिडुअरी पावर्स, जॉइन इंडियन यूनियन, मेक एन एग्रीमेंट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है? प्रिंसले स्टेट्स क्या है, किसको अच्छे से समझ आ रहा है वो बताया। अभी थोड़ा सा इसने सही बताया है, वैसे दोबारा ज़रा आवाज़ से बताओ इनको। यहाँ तक बात हुई थी कि तमाम सूबे जो है ना A, B और C जितने ये मिलकर अपने कवानीन आइन के हिस्से जो है ना वो आपस में फिर मिल के बनाए। इन दी एंड आखिर में तीनों ग्रुप यूनियनों का आइन बनाए, यानी कि एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान के तौर पर जो आखिरी एक कानून फाइनलाइज हो जाए ना, उसको जो है ना आखिर कर लिया जाए कि भाई ये नतीजतन हम तीनों ग्रुप्स इन दी एंड जो है ना इस पॉइंट ऑफ व्यू पर पहुँचे। और उसमें जो प्रिंसले स्टेट्स है तो वो तकरीबन यही है जिसको नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया भी है कि एवरी प्रोविंस विल बी एलोकेटेड विद फिक्स्ड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। हर सूबे को उनकी आबादी के तनासब से मुकर्ररा नशिस्तें जो है ना वो दी जाए। यानी कि होता क्या है कि देखें, जब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जैसे कराची एक शहर समझा जाता है, सिंध पूरा सूबा समझा जाता है, प्रोविंस है, तो अब इस सूबे के अंदर भी जो है ना मुख्तलिफ हमारे पास क्या होते हैं, पूरा जो एक सूबा होता है प्रोविंस, उसके अंदर हमारे पास सिटीज़ नहीं, शहर तो ये देखें, सिटीज़ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन जैसे अभी आपका मनोड़ा एक अलग क्या करार दिया गया है उसको, नहीं ना, स्टेट भी नहीं, उसको एक लफ्ज़ कहते हैं, जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल अभी याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा आपको। इससे होता ये है कि आपके हर सूबे के अंदर जिस कदर असल में होती है पॉपुलेशन, जितनी आपके यहाँ आबादी होती है ना, उसके हिसाब से ही फिर प्रोविंस बनते, फिर उसी के हिसाब से उसी की कैलकुलेशन वाइज वो प्रोविंसेस जो है ना डिवाइड होते हैं नीचे स्टेट के अंदर, या कुछ ऐसे ही है। तो उससे क्या होता है कि आपकी आबादी पर ये डिपेंड करता है। जब तक उतनी आबादी नहीं कंप्लीट होगी तो उसको एक सेपरेट स्टेट नहीं बनाया जाएगा। तो इसी बुनियाद पर पहले जब हम कराची का मामला देखते थे तो 6 स्टेट तकरीबन बनाए गए थे, अभी वो 7वें तक जा चुका है। वो 7वां जो है ना आपका ये मनोड़ा का जो हिस्सा है ना सारा, इसको वो 7वां हिस्सा स्टेट का वो करार दे दिया। जब ये इस तरीके से हो जाता है कि भाई वहाँ की पॉपुलेशन रिक्वायर्ड कवर्ड एरिया और रिक्वायर्ड पॉपुलेशन तक पहुँच गई, ये दो बातें उसके लिए लाजमी होती हैं रिक्वायरमेंट्स में। तो जब उतनी तादाद हो गई वहाँ की आवाम की और उतना रकबा उनको मिल गया, उसके हिसाब से फिर उन्होंने उसको एक सेपरेट स्टेट बना दिया।
और अब जब वो सेपरेट स्टेट हो जाएगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर सहूलतें जो है ना अलग से फराहम करनी पड़ेंगी। वहाँ की जितनी भी सीटों की तादाद होंगी वो भी फिर एलोकेट होंगी अलग तरीके से, यानी कि अब वहाँ का मेयर भी अलग हो जाएगा, वहाँ का यूँ समझ लें डीसीज अलग हो जाएंगे, उनकी सीटें अलग बन जाएंगी, फिर एसीज की अलग सीटें होंगी, यानी कि यूँ समझ लें कि एक नई वहाँ पर सियासत की जो बड़ी बड़ी सीटें हैं ना वो वहाँ पर अब फुलफ़िल की जाएंगी। अब जो जमात ज़ाहिर है ये कारनामा दिखाएगी वो अपने ही लोग रखेगी, जैसा कि पाकिस्तान का दस्तूर है और यहाँ पर यही कानून चलता है। उसके मुताबिक ये जो माशाल्लाह एफ़र्ट्स की ये हमारी पीपल्स पार्टी ने की और उन्होंने इसको एक सेपरेट स्टेट बना के और वहाँ पर अपने लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह रखवा दिए, ठीक है ना, तैनात भी हो गए उनके लोग, क्योंकि वो एक बिल्कुल सेपरेट समझ लें कि जो है ना जगह मुतय्यन हो गई। अब वहाँ की तरीके, वहाँ के जितने भी उसूल हैं वो सब उसके ज़िम्मेदार वही लोग हैं जो उस निज़ाम को सारा वहाँ का चलाएंगे। तो इस तरह वो पहले 6 थे, अब वो 7 हो गए, ठीक है ना, ये होता है। तो ये सब कुछ इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है पॉपुलेशन से। इसी वजह से आप हर दफ़ा ये सुनते रहते हैं ना जब जब जो है ना वो मरदमशुमारी होती है, मरदमशुमारी सेंसस जब होती है ना, हर 5 साल में कानून है और जब लेट हो जाए तो फिर 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल जितना भी हो जाए, लेट होने के साथ जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो, समझ गए बात। तो जब पॉपुलेशन चेक की जाती है सेंसस से तो आप हर साल सुनते हैं कि जी पाकिस्तान की जो आवाम है वो तो जी 35 करोड़ है, लेकिन जी 25 करोड़ से ऊपर ही नहीं जा रही माशाल्लाह। हालांकि हम रोज़ बरोज़ देख रहे हैं कि गाड़ियों का रश भी बढ़ रहा है, आवाम का रश भी बढ़ रहा है और हर जगह पे देखा जाए तो माशाल्लाह से इस कदर पॉपुलेशन नज़र आ रही है, लेकिन कागज़ों में और गिनती में वो काउंटिंग में नहीं बढ़ रही। तो ये क्यों होता है इस तरह कि इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है ये काम करने का, समझ रहे हैं, क्योंकि जितनी कम पॉपुलेशन, लेस पॉपुलेशन होगी उतना ही पिछले वाले लोगों का इक़्तिदार और उनकी सियासत जो है ना वो चमकती रहेगी। लेकिन जिधर उन्होंने रियल फैक्ट्स दे दिए, हकीकत पर मबनी काउंटिंग अगर उन्होंने दे दी पॉपुलेशन की, तो उनके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। एकदम से इतनी बड़ी तादाद जो रियल होगी, जो हकीकत होगी, वो अगर बता दी जाएगी तो बेतहाशा सीटें जो है ना वो खुल के सामने आ जाएंगी और हमारे लिए उस सब को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अपने इक़्तिदार को बचाना। एकदम हम इतनी सीटों को फुलफ़िल नहीं कर सकते, फिर अपने लोग हैं, हमारे पास इतने लोग भी हैं नहीं ज़ाहिर है। फिर क्या होगा, पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे उन सीटों पर तो हमारे लिए तो मसला बन जाएगा, उन्हें तो आने नहीं देना। तो ये पूरा एक चेन है और निज़ाम है उसके तहत। तो ये हमें माशाल्लाह से पूरा कानून सिखाकर कौन गया है? अंग्रेज़। उसको भी उसी ने सिखाया भाई, उनके भी इर्द गिर्द बेचारा नवाज शरीफ तो उस वक्त पता नहीं पैदा भी हुआ हो ना हुआ हो, चलो छोटा होगा, इतना तो नहीं समझ होगी कि ये तो उस वक्त के लोग जो कर रहे थे तो हम बेचारे कब्रों में चले गए, मरा गए, ख़त्म। तो ये एक आबादी के तनासुब के एतबार से जो है ना इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है, इन चीज़ों को जो है ना परखा जाता है और उसके एतबार से फिर जो है ना आगे चलता है। चुनांचे प्रोविंशनल असेंबलीज़ के 293 मेंबर्स और प्रिंसली स्टेट के जो है ना 93 मेंबर्स, ये वो हैं कि जो इसके लिए सीटें होती हैं प्रोविंस वाइज, ठीक है ना। हाँ जी हाँ, वो जो कैबिनेट मिशन था वो तो ख़त्म हो गया ना, उसके बाद अब ये वो बता रहे हैं कि एक कानून साजी नए तरीके से करने के लिए हमें जो है ना किस तरीके से एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। हाँ, वही उनकी रिकमेंडेशंस हैं कि ये 3 काम किए जाए इस तरीके से। तो टोटल उनके असेंबली मेंबर्स जो है ना वो इतने हों, ठीक है। अब आगे आ जाओ, लीग एक्सेप्टेड, कांग्रेस रिजेक्टेड, कांग्रेस एक्सेप्टेड, लीग रिजेक्टेड।
चले ये पढ़ ले कोई स्टूडेंट, किसका नंबर था? चले भाई, प्रोविंशियल ग्रुपिंग जो आपने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा ना, तो अब लीग जो थी ना, मुस्लिम लीग, वो तो ठीक है, इसके हक में थी। कांग्रेस मुस्तरद करती थी, लीग चाहती थी कि ग्रुप बंदी लाजमी हो जाए, लेकिन कांग्रेस उसको रिजेक्ट करती थी, वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। तो कांग्रेस को देखा जाए तो वो मरकज़ी हुकूमत के अंदर जो है ना वो कमज़ोर नज़र आई, जबकि इसके बाद आप देखें तो वो उसका अपोजिट था कि कांग्रेस एक्सेप्टेड, लीग रिजेक्टेड। ये वाला अगली लड़की पढ़ो ज़रा, सेकंड वाला पैराग्राफ, इसके बाद वाली लड़की पढ़ो। आगे वाली लड़की दोबारा पढ़ो, क्या समझ आए? आखिर बहरहाल इसी में क्या हुआ कि कांग्रेस ने तो इस चीज़ को फिर मान लिया, लेकिन लीग ने जो है ना वो उस चीज़ को मुस्तरद किया। यानी कि कुछ पार्ट ऐसे थे जो हमने स्टार्ट में 3 पार्ट्स बयान करे ना रिकमेंडेशन वाले, एक उसमें था प्रोविंशनल ग्रुपिंग और सेकंड था प्रिंसली स्टेट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखा जाए तो मुस्लिम लीग जो है ना ग्रुपिंग, प्रोविंशनल ग्रुपिंग को जो है ना एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन जो है ना प्रिंसली स्टेट और उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है इसको रिजेक्ट कर रही थी। और सेकंड अटेम्प्ट में देखा जाए तो मुस्लिम लीग ने इनको इनकार किया, और लेकिन जो दूसरा उधर से हिंदुओं की तरफ से जमात थी, वो क्या नाम था उसका, कांग्रेस, उसने जो है ना दूसरे वाले 2 ऑप्शन को सेलेक्ट किया और फर्स्ट का जो है उसने इनकार किया। यानी इस तरह हो रहा था। बहरहाल इन दी एंड ये हुआ कि बतौर एहतजाज के जो है ना एक जमात पीछे हटी और उसने डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जो है 1946 16 अगस्त 1946 को एक यूँ समझ लें कि धरना नुमा एहतजाज किया। लेकिन फिर वही ब्रिटिशर की तरफ से जो है ना इसको मनवाने के लिए उन्होंने थोड़ा ज़ोर दिया, तो आखिर में मुश्तरका तौर पर दोनों जमातें जो है ना वो इस बात को तस्लीम कर गई, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, और फिर हुकूमत बनाने के लिए जॉइंटली जो है ना वो फैसला किया, ठीक है ना, जॉइंटली फॉर्म दी गवर्नमेंट। सम की इवेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। चलें जी, नेक्स्ट लड़की कौन है? पहला जो अहम वाक़या पेश आया दोनों के इन मुतालबात को कबूल कर लेने के बाद कि ठीक है भाई जॉइंटली हम अपनी हुकूमत जो है ना वो बना लेते हैं, तो पहला मसला जो आया सामने वो ये था फ़िरका वाराना कशीदगी थी दोनों जमातों के दरमियान ही। दोनों अक्सरियती चूँकि जमातें थीं, देखा जाए तो इनके दरमियान जो है ना सूबाई इंतखाबात जो हुए 1946 में, तो हिंदुस्तानी रहनुमाओं को इक़्तिदार मुंतकिल करने की जानिब देखा जाए तो ये अहम कदम था ब्रिटिशर की जानिब से।
वो चाहते भी यही थे कि इक़्तिदार में जो है ना वो हिंदुस्तानी रहनुमा जो है वही आ जाए। दूसरा, द मुस्लिम लीग्स सक्सेस, जो मुस्लिम जो मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी, उसकी भी इसमें एक कामयाबी थी। वो ये था कि मुस्लिम लीग ने सूबाई इंतखाबात में ख़ास तौर पर मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों में देखा जाए तो अपनी मेजॉरिटी वाइज भी और अक्सरियत के साथ जो है एक नुमाया कामयाबी हासिल करी। जहाँ जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, अक्सरियत थी, तो चूँकि ये उनकी नुमाइंदा जमात थी तो इनको वहाँ से कामयाबी मिली। इससे उनके पाकिस्तान के मुतालबा करने को भी जो है ना तक़वियत मिली, यानी कि एक तरह की सक्सेस थी इनके लिए भी, सियासी क़ुव्वत में गोया इनका और मज़ीद इजाफ़ा हुआ। बरतानवी हिंदुस्तान में देखा जाए तो इनकी एक तरह से कुछ तो देखा जाए बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी कुछ ना कुछ ताकत सियासी एतबार से ज़ाहिर तो हुई। जुलाई 1946 में यूँ इनको कहा जा सकता है कि एक अबूरी हुकूमत तो मिली ना मुसलमानों को कम अज़ कम। कंटिन्यूड नेगोशिएशंस, यहाँ से पढ़ें नेक्स्ट लड़की। मुसलसल मुज़ाकरात का एक सिलसिला भी जारी रहा इस दौरान। फ़िरका वाराना तकसीम का देखा जाए तो सियासी हल तलाश करने के लिए मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मुतालबे को एडजस्ट करने के लिए कोशिशों को, यानी कि वो जो इसकी जमात की कोशिशें थी, तो इस पूरे अरसे में ये कोशिश कंटिन्यू रही, जारी रही। ये सिलसिला जो है प्रोग्राम क्या रहा, जारी रहा, वड़ा नहीं। चले भाई, द प्लान फार्मूलेशन। नेक्स्ट लड़की कौन है? चले ना भाई, चले भाई, पीछे वाली लड़की बातें नहीं, बातें बाद में कर लेना, पहले ही पढ़। द प्लान फार्मूलेशन। भाई तो तुम उधर बैठी क्यों? ये तो हम फर्स्ट क्लास से बोलते हैं, जब नहीं दिखे तो आगे बैठो। चले नेक्स्ट लड़की। इन दी लास्ट जो है भाई प्लान की तश्कील दी गई, दी प्लान फार्मूलेशन, यानी कि वो आखिरी प्लान क्या बनाया गया कि जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना समेत हिंदुस्तानी सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जो बिल आखिर 3 जून के प्लान की तश्कील पर मुंतज हो गए। यानी कि यूँ समझ लें कि एक एतबार से ये जो सारा कुछ मामलात हुए ना, इसमें मुसलमानों को जो भरपूर एक ज़्यादा अच्छा बेनिफिट हासिल हुआ वो ये हुआ कि मुस्लिम लीग जमात जो थी ना, उसको कुछ तो मतलब पावर्स मिली ना कम अज़ कम, इस पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सियासत में आने से। जहाँ जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स थी वहाँ वहाँ से मुस्लिम लीग जमात जो है वो कामयाब हो गई। जब ये कामयाब हुई तो कुछ जगहों पर तो चलो मुसलमानों के हाथ कुछ तो मतलब जो है ना असर रसूख मिले मुसलमानों की मुस्लिम जमात को। तो इस मुस्लिम लीग जमात ने इसका फ़ायदा उठाया कि ये तो चाहते ही थे सेपरेशन करना, पाकिस्तान बनाना, एक मतलब सेपरेट नेशन बनाना। जब इनको अक्सरियत जहाँ जहाँ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम थी वहाँ से मिली तो उसके नतीजे में इन्होंने वहाँ से कंटिन्यूसली यही 2 नेशन थ्योरी और सेपरेट नेशन के लिए जो है ना कंटिन्यूसली इन्होंने अपनी मेहनत जो है वो जारी रखी, कंटिन्यू रखी। ये मुसलमानों को फ़ायदा हासिल हुआ। उसके नतीजे में क्या हुआ कि करते करते जो है ना आखिर में मुज़ाकरात पे जब बात आई तो ये 3 लोग जो बैठे तो फाइनलाइज़ ये हुआ कि ये लास्ट प्लान जो है ना वो ये बना कि भाई एक मज़ीद बिल्कुल नतीजे की तरफ जाने के लिए जो है ना एक फ़ाइनलाइज प्रोग्राम जो है ना वो सेटल हो गया कि अब तो है ना हमें बैठकर इस मसले पर संजीदगी के साथ जो है ना बात करनी पड़ेगी।
और वो बात का सिलसिला जो ये दी प्लान फार्मूलेशन के बाद जो चला ना, तो वो 3 जून प्लान की तरफ इस रुख पर वो चला गया। और 3 जून प्लान क्या था, इस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, अब बता दें भाई ग्रुप हमारे कहाँ तक हो गए थे? 3 ग्रुप हो गए थे। एक ग्रुप 8 है या 7 है, ये ग्रुप्स का कंफर्म नहीं है, लेकिन इनकी ना ग्रुप्स की जो प्रेजेंटेशन की डेट है वो कंफर्म है। क्लाफत ग्रुप हुआ था, ये सानिया का ग्रुप जो लास्ट क्लास में हुआ था। इनका नंबर याद है ग्रुप का क्या है? ये इन लोगों को कंफर्म नहीं है कि इनका नंबर कौन सा है। मैंने कहा हमारा अच्छा। खिलाफत मूवमेंट है, ये हमारा टॉपिक था। और एक ग्रुप हमारा है जो फर्स्ट हमने दिया था फंडामेंटल राइट्स वाला, और ये ग्रुप एयरटेस नैना सिमरा देवी महक और खुदा, इन लोगों ने दी थी। ग्रुप नंबर 1 कौन से वाले स्टूडेंट हैं? आप लोग हैं। ग्रुप नंबर 2 कौन है? ग्रुप नंबर 2, एक सेकंड ना। ग्रुप नंबर 2 भाई मैं फिर ढूंढ के निकालूंगा और फौरन 0 करूंगा, अगर आप लोग खुद नहीं बताएंगे तो। वही मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं निकालूंगा तो फिर मैं डायरेक्ट 0 करूंगा। अब ग्रुप नंबर 2 कौन है? रुमैसा एजाज लाइबा तैमूरी आप लोग हैं। 1 है ये। रुमैसा लाइबा तैमूरी, मरियम खुर्शीद, सादीना, शिज़ा खुर्शीद, ये है ग्रुप 1। ये हो गया। ग्रुप 2 फायहा ज़िया, अनोद कादरी, सैयदा आयशा उन्निसा काज़मी, मैमूना ईमान राव, शिज़ा साजिद। कौन है ये? भले एब्सेंट हो, ये तो मैंने फर्स्ट क्लास से बता दिया, उनको स्किप करें, आप अपना पार्ट करें, बस आ जाएं। जो हैं वो आकर अपना नाम इनको यहाँ लिखवा दें। जो एब्सेंट है उनका नाम भी एब्सेंट में लिखवा दें। तो ये तो मैंने आपको देखे, आप इंस्ट्रक्शंस पढ़े, मैंने लिखा हुआ है वहाँ। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बस मैं आप लोगों को 0 करूँगा। आप अगर आना चाहते हैं आ जाएं, अभी प्रेजेंट करें। आप ये मैंने इंस्ट्रक्शंस में लिखी हुई है बात कि हर स्टूडेंट के बाद अपनी स्लाइड्स खुद हो। ये मैंने क्लास में कई दफ़ा बता दी है बात। तो सबके पास हो, कौन सा वो जो है 10,000 GB पर होगी स्लाइड आपकी, 1 MB भी नहीं होता मुश्किल से। नहीं, नेक्स्ट नहीं, मैं 0 करूँगा इसको थोड़ी देर में बस। ग्रुप नंबर 3 मुनीरा, शेरबानो, उम्मे अबिया, माहिन जुल्फ़िकार, अफनान आदिल। कौन है ये? मुनीरा, शेरबानो, उम्मे अबिया, माहिन जुल्फ़िकार, अफनान आदिल। कौन है जी? ईमान, इनका अभी असल में प्रेजेंटेशन चल रही है, ये कंफर्म करना पड़ेगा। आप हैं ईमान? प्रेजेंटेशन हो गई? कब हुई? हो गई तो चलो चली जाओ। अटेंडेंस किसी को बता के जाओ, लगवा दें। नहीं आई थी, एब्सेंट थी ना। तो हाँ, एब्सेंट में नाम लिख दो इनका बस। मुनीरा, शेरबानो, ये कहाँ है? उम्मे अबिया, माहिन जुल्फ़िकार, अफनान आदिल। कोई भी नहीं है इनमें? कहाँ है? कोई है इसमें? मैं जो नाम ले रहा हूँ तो बताओ ना बेटा। नहीं है तो 0 कर दूँ, 20 नंबर माइनस। कोई मसला तो नहीं है? तो मेरे लिए तो नहीं मसला बनाओ ना, मेरे पास आगे फिर टाइम नहीं है, हमने कोर्स पूरा करना है ना। ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, जो आप दोबारा रिवाइज कर रहे हैं ना। हाँ जी, अपनी स्लाइड्स खोल लो, मुझे कोई इशू थोड़ी है। क्या आपका टॉपिक क्या है?
आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान तो है, स्लाइड यहाँ रखी हुई होंगी, वहीं से खोल लो। ठीक है सर, आप खोल दीजिए। आ जाओ, बस आ जाओ, यहाँ से सर्च कर लो, खुल जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया माशाल्लाह। आ जाओ। ग्रुप नंबर ये जो है ना, इसके बाद 3, ग्रुप 3 को भी एब्सेंट कर दो, सारी 0 कर दो। मुनीरा, शेरबानो, उम्मे अबीहा। ग्रुप 2 आ रही हैं ये, मुनीरा, शेरबानो, उम्मे अबीहा, माहिन, जुल्फ़िकार, अफनान, आदिल। ये ग्रुप 3 है। हाँ, और ग्रुप 2 के भी इनके नाम ले लो। आज अपने नाम इनको लिखवा दो, पहले जल्दी करो, जल्दी। और कौन है इनके साथ? आ जाए, जल्दी आ जाए, बैठे हुए क्यों हो? कब उठोगे फिर? जल्दी आ जाओ। नाम लिखवाएं इनको जल्दी से, अपना ग्रुप नंबर, नाम लिखवा के करें स्टार्ट। Please say that Aisha Sakazmi. And my topic is ideology of Pakistan. Ideology of Pakistan was based on Hindus and Muslims. उनके बीच में differentiations क्या है? उनकी culture, उनका religion, ये सब दोनों difference है उनमें. उनका lifestyle different like differentiate हो रहे हैं एक दूसरे से, which led to nation theory. That was basically ideology of Pakistan. The Muslims they had like different lifestyles from the Hindus. Like वो लोग worship करते थे idol को, and we used to believe on Allah. And that's it. उनका जो like, and then उसमें जो major role part किया वो क़ायद-ए-आज़म and मोहम्मद अली जिन्ना थे. क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना and अल्लामा इक़बाल थे. अल्लामा इक़बाल की philosophical ideologies के पीछे ये थी that he believed that Muslims should have their separate homeland. He thought of Pakistan, and then he presented the idea that Muhammad Ali Jinnah, and he is a barrister. He worked for Muslims, and उनका independence हो गया. नहीं खड़े रहो ना, अभी समाधान नहीं करेंगे। Assalamualaikum everyone. My name is Tanmay Manrao, and there are two topics: War of Independence और Sir Syed Ahmad Khan का discussion. 1857 की War of Independence के बाद मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था. बहादुर शाह ज़ुल्फ़िकार मुल्क एक्साइल हो गया था, जिसकी वजह से मुसलमानों का जो राज होता है वो ख़त्म हो गया. ब्रिटिश ने सब रिवॉल्ट का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया था.
जिसकी वजह से हमारी जॉब्स, जो हमारी प्रॉपर्टी थी और हमारा पॉलिटिकल पावर था वो भी एकदम से छीन लिया गया। तो इस सब में इन सब चीज़ों की वजह से फिर सर सैयद अहमद खान आए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की और 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस्टेब्लिश किया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उनका मेन फोकस एजुकेशन था, मॉडर्न एजुकेशन। हम मुसलमानों पे इतना नहीं था, तो उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन उन्होंने हासिल करने के लिए एक कोशिश की। थैंक यू। पहला है my topic is price of partition। तो बेसिकली 1947 का पार्टीशन आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा पार्टीशन था, जिसमें 14 मिलियन लोगों ने अपना घर छोड़ के पाकिस्तान माइग्रेट किया, और जिसमें से 1.2 मिलियन लोग मर गए थे और 10,000 वुमेंस को अब्डक्ट कर लिया गया था। और जब वो लोग पाकिस्तान माइग्रेट होकर आए तो इधर कैंप्स वगैरह में रहना पड़ा, और कैंप्स में ऐसे बेसिक फैसिलिटीज़ वगैरह बिल्कुल नहीं थी, ना उनको क्लीन वाटर मिलता था ना कुछ और। तो इसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियाँ फैलने लगी थी, तो उसका सामना करना पड़ा। और जब हम इधर आ रहे थे माइग्रेट करने में, तो इधर ट्रेन अटैक्स बहुत ज़्यादा हुए, जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, जिसकी वजह से लोग बहुत ट्रॉमेटाइज हो गए थे और उन लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज छोड़नी पड़ी, अपने घर छोड़ने पड़े, फैमिलीज सेपरेट हो गई थी उनसे। और यही कि पाकिस्तान में ऐसे ही मिला, उसके लिए बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी। सर बोल रहे हो, आपको क्या ये 20 मार्क्स के लिए काफी 20 नंबर के 20 नंबर का तो पूरा हेड हुआ है अभी हमारा। आपने कहा था ना एक तरह में 20 नंबर का हेड का पेपर हुआ। सर आपने तो कहा था 1 मिनट नहीं कहा, मैंने कहा है कि 2 से 3 मिनट एक इंडिविजुअली प्रेजेंट करे, 2 से 3 मिनट। सही है सर, 1 मिनट तो मुझे लगे। एक बात कह रहा था, बाकी आप एक ही बात ही बोलते हैं साथ में। मैं भाई नहीं बहुत। हाँ, सवाल करने में किसी ने जी मोबाइल वाली लड़की आपने सवाल करने महक नाम है, और किसी को सवाल करने भाई। अच्छा चलिए ये बताएं इनका टॉपिक क्या था? आपसे पूछ रहा हूं। जो पाकिस्तानी लड़की का ये टॉपिक बड़ी अगर जबरदस्त आप चश्मा लेके आपको मोस्ट आइडिया और देखो कि ये इधर क्या लिखा है। ये इसका टॉपिक नहीं लिखा, मैं लास्ट वाली लड़की का टॉपिक उसके टॉपिक क्या है? ये फर्स्ट वाली का क्या टॉपिक है, इसमें क्या पता है? चलो कोई एक बात बता दो जिसने सही बात है। देखा ये आपने प्रेजेंट किया, 0 दे दो ना इसको। नहीं सर, उनको बोलना चाहिए ना। हाँ तो ये बोला आपको बोलना चाहिए ना। जो ये बोला मुझे आवाज नहीं आ रही, आप क्या बता रहे हैं? यही तो आदत है। अच्छा वो 7 वाली लड़की, सेकंड वाली लड़की का क्या टॉपिक था जिसमें दूसरे नंबर पर आपके साथ खड़ी थी? आज एक खड़ी हो जाओ। क्या टॉपिक था वो 20 वाली लड़की जो दरमियान में? क्या टॉपिक था आपने बताया इसको? टॉपिक बताओ इसको। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बेटा आप खड़ी हो जाओ जरा। हाँ, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्होंने क्या बताया था? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद
वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? आप नहीं बताएगा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके बाद पाकिस्तान कौन सी आपने बताई थी वॉर? 1857 अच्छा यही हुआ था 1857 की और के बाद जो है टू नेशन थ्योरी का आइडिया दिया गया था, ऐसे ही हुआ था। बहुत बाद में दिया गया था, फौरन नहीं दिया था। अच्छा हाँ भाई खड़ी हो जाता आप ही गया वो पहली वाली ने क्या बताया? फर्स्ट लड़की ने सही बताया था। तो आइडियोलॉजी तो उसने कभी बताई नहीं, मैंने तो कहा आइडियोलॉजी और पाकिस्तान तो एकदम हिंदुस्तान में चली गई। तो आइडियोलॉजी तो डिफाइन ही नहीं करा ना, आपने आपसे पूछ रहा हूँ आइडियोलॉजी कैसी है। एक थिंकिंग जो होती है, एक सोच जो होती है, नियत जो करता है इंसान, एक इरादा जो करता है, असम जो करता है, इसको आइडियोलॉजी कहा जाता है। तो ये तो कहीं पे भी हो सकता है, साइंस में भी हो सकता है, मैथ्स में, फिजिक्स में, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कौन सी आइडियोलॉजी बताई जा रही है? कि मुस्लिम्स और हिंदूज के जो है लाइफ बिलीफ, कस्टम, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, रीजन्स, जो बिलीव्स है वो सब एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ जो सोच बताई जा रही है वो मुस्लिम और उसी तरह हिंदू के दरमियान जो था ना फर्क, ज़हनियत का भी, कौमियत का, हर चीज़ का डिफरेंस था। तो यहाँ जो आइडियोलॉजी बताई गई वो इस एतबार से बताई गई, और पाकिस्तान के एतबार से भी बताई गई कि सेपरेट नेशन वाइज। हाँ जी, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी ये बताई गई थी कि पाकिस्तान के पीछे एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। कायदे का इसमें ये था कि हमें एक पीस ऑफ लैंड चाहिए, हमें एक लैंड चाहिए जिसमें हम अपनी जितने भी इस्लामिक बिलीफ है वो सब प्रैक्टिस कर सकें। इस्लामिक प्रैक्टिसेस को इंडिपेंडेंटली जो है ना हम कर सकें, आज़ादाना तौर पर। कहिए जाओ इन तीनों के नाम नोट करिए, एब्सेंट लड़कियों के लिखिए इसी ग्रुप के नाम। नेक्स्ट कौन आ रहा है? ग्रुप नंबर 5 6, ग्रुप नंबर 6 आ जाए भाई। आदिया, राबिया, ये सारी आ जाए। वो आएगी तो बीच में आपके साथ जुड़ जाएगी। भाई ऐसे तो एक भी नहीं, सब एक वक्त में नहीं आएंगे। 7 आ जाओ पे। ग्रुप नंबर 7 कौन है? सर हमने दे दी थी पिछली क्लास में। ग्रुप नंबर 7 हो गई थी। सर मैं हूँ ग्रुप नंबर 7। कहाँ हुई है? सर खिलाफत मूवमेंट नाम क्या है? नेहा राशिद। पिछली क्लास में हमने दी थी, तो हमने दी थी। आ जाओ सर आप। प्रेजेंट थी ना मैंने ग्रुप पर मैंने मेंशन किया, टैग किया है। चलो मेरे पास है, अगर आपने लिख के दिया है तो मैं देख लूँ। सर ये तो वो हो गया। वही ना, मुझे ऐसे भी करा, बहुत से स्टूडेंट ने नाम लिख के दिए, कर ही दी। चलो मैं चेक कर लूँगा सही। चलो ठीक है। उसके बाद ये ग्रुप नंबर क्या आप लोगों का? ये ग्रुप नंबर 7 है। इनके नाम लिख लें, नाम बता दो, और जो एब्सेंट है उसका भी बता दो। सर 2 ही है भाई। महक, सिमरन और सुनैना। नहीं। फिर आदिया, नरमीन, राबिया, फ़हीम, अम्मारा, शेख, सैयदा, आप लोग हैं ये।
तो आपका ग्रुप नंबर क्या है? सर रुकिए मैं दिखाती हूँ। हमने अपने नाम के साथ ऊपर ग्रुप 7 नहीं लिखा था गलती से, लेकिन हमने प्रेजेंटेशन रुकिए सर, क्योंकि ग्रुप 7 तो ये ऑलरेडी बना हुआ ये है। रहा खिलाफत मूवमेंट, ये ग्रुप 6 के बाद ही हमने मैसेज किया था। दुआ, नेहा, हानी, ईमान और सानिया, इसमें से हमारी 2 लड़कियां नहीं आई थी, हम 3 बच्चों ने दिया था। तो ये और हम दोनों ने रुको मैं देख रहा हूँ। ये जो है दुआ, नेहा और जी ये जी, ये हमने खिलाफत मूवमेंट में दी थी ना पिछले, हम स्लाइड भी बना कर लाए थे। एब्सेंट कौन था इसमें? इसमें से एब्सेंट और हानी, ईमान और हानी एब्सेंट थी, बाकी हमने दी थी प्रेजेंटेशन। ठीक है। हाँ दे दीजिए आप। ग्रुप 5 के नाम लिखे मैं। ओपन कर लो पीपीटी। क्या हुआ? यूएसबी लगा लो यहाँ। लगाई थी वो क्या कहते हैं उसके अंदर नहीं है पीपीटी, इसके अंदर डाउनलोड की थी मतलब सेट करने के लिए, तो मतलब उसके अंदर है ही नहीं पीपीटी, नजर नहीं आ रही। हमारे पास चले स्टार्ट करें। क्या आपके नेम नोट कराए हुए होंगे? ग्रुप 5 है, क्या नाम है? मेरा वानिया, आमना, अनमोल और विशाल। वानिया, आमना एब्सेंट था कोई? जी ग्रुप 5 की भी वानिया, आमना उनका लिख लिया ना। लेकिन लास्ट क्लास में आपको भी याद होगा सिर्फ सानिया के एक ग्रुप ने प्रेजेंट किया था, 2 ग्रुप से नहीं प्रेजेंट किया था। वो ये ग्रुप है, एक वाला ग्रुप है जिन्होंने प्रेजेंट किया, साइड वाले ग्रुप ने प्रेजेंट नहीं किया। ये एवे नाम लिखवा के इन्होंने दिए थे, ये देखिए यहाँ पे लिखे हुए थे नाम इनके, सॉरी ये तो मैंने इनके नाम इंक्लूड नहीं किए थे। 11 को इन्होंने दी ही नहीं है, तो आई ही वहाँ से प्रेजेंटेशन। बस सही है, अभी एब्सेंट ही रखे इनको। मैं अपने पास भी चेक कर लूँगा, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी है ना, उसमें चेक कर लेंगे। आप लोग का वैसे टॉपिक क्या था? 90 से खिलाफत मूवमेंट। क्या हुआ?
बाहर जाके कर लो, इंटरनेट आ जाएगा। थोड़ा बाहर जाओ तो आ जाएगा। आ गया, देखो आ गया। आप लोग का नंबर है क्या? ग्रुप नंबर क्या है? मतलब रेडी हो तो आ जाओ, स्टार्ट करो, आ जाओ स्टार्ट करो। भाई बोल रहे हैं ऐसे ही देंगे आप पीपीटी दिखा देंगे आपको। यहाँ से हम खोल लेते ना ट्यूशन थ्योरी का, यहाँ से खोल लेते पीपीटी आपको हम दिखा देंगे बाद में, उसी के खोल लेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या है आप लोगों का? टू नेशन थ्योरी ना, बस ऐसे ही उस पर क्रोम पे खोल लो, टू नेशन थ्योरी, इधर ही सर्च कर ओपन कर लो। हाँ खोल दो, खोल दो, चले भाई चले। हो गई है, देखो हो गई, देखो ओपन कर लो जल्दी। चलो चलो स्टार्ट करो। हाँ फुल स्क्रीन कर दो। guys please today my topic is tunation theory. Muslim and what is tunation theory? मजहब और सकावत अर्ज़ ज़िंदगी का मुख्तलिफ था। और क्या कहते हैं, मुस्लिम एंड हिंदूज आर टू सेपरेट नेशन, डिफरेंस इन रिलीजन एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। जैसे कि क्या कहते हैं, हिंदू और मुसलमान को अलग कौमें थी और इनका रवायात और रस्म रिवाज मुख्तलिफ है। मुसलमानों को अपने हकूक़ और शनाख्त की तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़रूरत थी, इसीलिए एक अलग कौम बनाई गया। लीडर ऑफ मुस्लिम लीग की अगर बात की जाए तो रोल सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की बात की जाए तो सर सैयद अहमद खान के कहते हैं मुसलमान के रहनुमा और तालीमी मसला थे, जिन्होंने मुसलमानों को जदीद तालीम हासिल करने की तरगीब दी। हिंदू और मुसलमान को अलग कौम करार दिया और क्या कहते हैं, और इन्होंने दो कौमी नजरिए की बुनियाद रखी। सेकंड इलामा इकबाल मोहम्मद अली जिन्ना की बात की जाए तो इलामा इकबाल मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के कौमी शायर थे, फलसफी और नुक्ते पाकिस्तान थे, जिन्होंने 1930 में खुदाबाद में मुस्लिम रियासत की बुनियाद रखी और इन्होंने मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ और शऊर पैदा किया और इन्होंने दो कौमी नजरिए को मजबूत किया। और अगर कायदे आज़म की बात की जाए तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी और क्या कहते हैं सियासी रहनुमा थे, जिन्होंने क्या कहते हैं मुसलमानों की हकूक़ के लिए जद्दोजहद की और इन्होंने क्या कहते हैं दो कौमी नज़रियों की एक अमली शक्ल दी और उसके बाद क्या कहते हैं इन्होंने पाकिस्तान के क़याम के लिए मुख्तलिफ़ कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज उस्मान। तो मैं लाहौर रेजोल्यूशन बताऊंगा। लाहौर रेजोल्यूशन बेसिकली 23 मार्च 1940 को मुनक़िद हुआ था। तो इसका जो मेन मोटिव था वो यही था कि टू नेशन थ्योरी अलग सेपरेट जो है ना वो बनाया जाए मुसलमानों के लिए,
क्योंकि उस टाइम पे मुसलमानों के अंदर एक डर था कि उन लोगों को दूसरे राइट्स नहीं मिलते, उन लोगों के राइट्स के लिए उन्होंने बात की। ये जो प्रेजेंट की थी A.K. फजलुर रहमान ने की थी, और वो इट वाज लेड बाय अल्लामा इकबाल एंड कायदे आज़म। और इसका मेन मोटिव ही यही था कि मुसलमानों को अलग वो दिया जाए, जो ये बेसिकली बेस करता था टू नेशन थ्योरी पे, जिसके ऊपर ये पूरा हमारा मुल्क बना है। और मुस्लिम्स को अलग मुल्क दिया जाए, उनके लिए सेपरेट क्या बोलते हैं कंट्री बनाई जाए। तो इसका कंक्लूजन ये है दैट टू नेशन थ्योरी वाज द मेन रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। इट शोड दैट द मुस्लिम एंड हिंदूज वर टू डिफरेंट नेशंस with separate religion and cultures. Muslims wanted a country where they could live freely according to their beliefs, which led to the creation of Pakistan in 1947. Thank you. सर मैं थोड़ा तेज बोल। इतना भी तेज नहीं बोला सर, दो लोग थे हम, आप किसी के साथ ग्रुप नहीं बनाने दे रहे थे। एक का समझ है, दो एक आदमी सर समझ सवाल है वो सबको आप पूछिए। एक चीज वो क्या तुमने बोला, वो बस हुआ उसका डोनेशन थ्योरी। नहीं, कोई सवाल कर ले सर, वो सवाल वाले पे के लिए वक्त थोड़ा सवाल कोई बात ऐसी बताई नहीं जो सवाल इतनी सारी चीजें बता दी सर हमारे लड़के ने। मैंने उसने तो पहले कुछ बताया। क्या चीज? कंट्री मैंने बोला ही नहीं, कंट्री मांगा। कंट्री तो बनी बाद में जाके। वो मांग रहे थे राइट्स, कि उनको राइट्स दिए जाएं अपने मुसलमानों को। और कोई सवाल है नहीं? एक और भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, 20 मार्क्स के लिए तो ये वेरिफिकेशन काफी है। 20 नंबर के हिसाब से आपको एक स्टूडेंट को कम से कम 3 से 4 मिनट। सर आपने देखा क्या होता है, एक बच्चे का साथ दिया मैंने, आप बोल रहे हैं यस सर। 3 से 4 मिनट तो प्रेजेंट करें, कोई तो आप मटेरियल तो तैयार करें। ये तो एक स्लाइड, इसके बाद अगली स्लाइड के कंक्लूजन आ मैं बोले शायद इधर तो समझेंगे, वो इन्होंने इंग्लिश में बस पढ़ा थोड़ा और इसको सही करके लाओ, वरना इसमें 5 नंबर मिलेंगे अगर चाहिए। वापस से दें सर। हाँ, दोबारा रिवाइज करें। अभी इसी रिवाइज करेंगे दोबारा, इसी वक्त मकसद बाद में कर लें, लेकिन तैयारी करें थोड़ा सही से। सही है सर। 20 मार्क्स का मतलब समझते हैं ना। नेक्स्ट आ जाओ, ग्रुप कौन है? आ जाओ, रेडी आप लोग? जल्दी आ जाए, टाइम है। क्या नंबर है? आगे इसके बाद लॉग आउट नहीं कराना। मुझे कहा कब भेजिए, मैसेज करो दोबारा। ये रही, अभी अभी भेजिए। ये 84
सेव करनी पड़ेगी ना। व्हाट्सएप पे तो आओ, ये कहाँ पे चला गया ये? ये दिन का लॉग आउट नहीं हुआ है। यहाँ लिखो ज़रा व्हाट्सएप। चलो ये आ गया। इधर हो जाओ, मैं इसको डालूँ। स्टार्ट करें जोर से बोले, ये लोग ऐसे नहीं चुप करते भाई, जोर से बोले। My name is Fatma and today our topic is Islamic ideology. In the introduction of this topic is Islamic ideology formed the foundation of Pakistan, which means organizing individual and public life according to the Islamic principles and from the Quran and Sunnah. The demand for the Pakistan grew from the desire for the polity where Muslims could practice and share in social, economic life consistent with those things. What is an ideology? Ideology जो है वो structured set of beliefs होता है और जो आपके इदारों को और आपके एक्शंस को शेप करता है। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसकी बुनियाद इस्लाम पे बनी हुई है। सिर्फ रिलीजियस रिचुअल्स जो हमारे होते हैं उस पर नहीं, बट जो प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट को गाइड करते हैं, जो हमारे लॉ को गाइड करते हैं, एजुकेशन को और हमारे सोशल नॉर्म्स को गाइड करते हैं। जो इस्लाम के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर बेस्ड है हमारी आइडियोलॉजी। पहला हमारा तौहीद आता है, बिलीफ इन द वननेस ऑफ गॉड एज अ सेंट्रल थियोलॉजिकल प्रिंसिपल। इसका मतलब है हमारी पूरी लाइफ जो है वो तौहीद पे बेस्ड है। ये एक चीज़ है जो आपने फॉलो करनी है। दूसरा हमारा है जस्टिस, जो हमारी स्टेट और सोसाइटी है उसमें फेयरनेस होनी चाहिए और लोगों के सारे जो है वो हुकूक पूरे होने चाहिए। ये हमारा पाकिस्तान का बेस है। हमारा ब्रदरहुड जो इस्लाम का एक और प्रिंसिपल है, उस पर है हमारी कम्युनल सॉलिडारिटी, मतलब आपस में हमारी कम्युनिटी यूनाइटेड होनी चाहिए, म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे को हेल्प करने पे, और हमारा सोशल वेलफेयर। जो हमारा मॉरल ऑर्डर है, एथिकल कॉन्डक्ट, सबको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है, पब्लिक लाइफ में भी और प्राइवेट लाइफ में। खामोश हो जाए। My name is Sayyida Fatma. I will be covering the topic of Allama Iqbal and Qaid-e-Azam. Basically, Allama Iqbal was an intellectual architect of the ideology of Pakistan. वो पोइट थे, लेकिन उसके साथ साथ वो फिलोसोफर भी थे और डीप थिंकर भी थे। उनकी पोइट्री यूजुअली उर्दू और फारसी में होती थी। एक वक्त ऐसा आया था कि मुसलमान जो थे वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे वॉर के बाद से,
और उनका जो कल्चर था वो बेसिकली वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे, बहुत ज़्यादा जो ये कन्फ्यूज थे अपनी आइडेंटिटी के बारे में। तो अल्लामा इकबाल ने अपनी पोइट्री के ज़रिए उनको मुसलमानों को खुदी की कॉन्सेप्ट से जो है उन्होंने आशना कराया, इंट्रोड्यूस करवाया, ये बात उनको रियलाइज़ करवाने के लिए कि वो सिर्फ एक माइनॉरिटी नहीं है बल्कि एक पूरी उनकी अपनी पहचान है, वो एक पूरा एक तरीके से एक नेशन हो सकते हैं। उनके पास अपनी सकाफत है, अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, अपनी लैंग्वेज है, पूरा एक वे ऑफ लाइफ भी है इस्लाम के ज़रिए। तो यहीं से जो है थोड़ा टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ था और फिर उसी पे जाके आइडियोलॉजी जो है हमारी वो बनी। Okay, so as we all know, Quaid-e-Azam is the founder of Pakistan. Quaid-e-Azam जो थे ऑब्वियसली वो बैरिस्टर थे, वो लंदन से पढ़ के आए थे। उन्होंने पहले कांग्रेस ज्वाइन की क्योंकि उनको ये लगता था कि कांग्रेस जो है वो सबके राइट्स के लिए फाइट करती है, बट इवेंचुअली उनको रियलाइज़ हुआ कि उनका कोई भी रोल जो है कांग्रेस का वो मुसलमानों के हक़ में नहीं है। तो ही लेटर जॉइन मुस्लिम लीग। वहीं से उन्होंने जो है अल्लामा इकबाल की जो आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट था उसको और ज़्यादा उन्होंने एम्फसाइज किया उस पर। अपनी जगह जगह उन्होंने जो स्पीचेस दी, जो मीटिंग्स हेड हुई, उसमें उन्होंने इसी पे जोर दिया। इवन गांधी डिनर टॉक्स हुई, आगे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई, तो उसमें भी उन्होंने यही बात जो है सामने रखी कि ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे मुस्लिम्स की आइडियोलॉजी, टू नेशन थ्योरी, कोई भी चीज़ अगर सेक्रीफाइस होगी तो मुस्लिम्स जो है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ना मुस्लिम लीग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी। तो इवेंचुअली वो आखिर तक अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू पे डटे रहे ताकि मुसलमानों को एक अपना ऐसा रीजन मिल सके जहाँ पे आगे वो अपना एक पूरा स्टेट बना सकें, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकें, कल्चर को प्रैक्टिस कर सकें और सेफली अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। उसके बाद वी हैव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो 1947 में पाकिस्तान असेंबली में पास हुआ था। ये बेसिक जो हमारा गाइडिंग डॉक्यूमेंट था, इसको इसलिए था कि आगे जाके पाकिस्तान में जो भी रूल्स बनेंगे, जो भी लॉ बनेगा वो बनेगा इस्लाम के हिसाब से कि अल्लाह एक है और हमारा रिलीजन इस्लाम है। तो जो भी इस्लाम के रूल्स हैं वही रूल्स पाकिस्तान के लॉ में भी अप्लाई होंगे, वही रूल्स पाकिस्तान के लॉ में भी अप्लाई होंगे। उसमें ये था कि डेमोक्रेसी भी है कि जो पाकिस्तान का सिस्टम है वो लाइक हम लोग डिसाइड करेंगे जो रहते हैं उसमें, और लाइक वोटिंग सिस्टम होगा, हम लोग वोट करेंगे, लेकिन जो हमारा पीएम होगा उसको जो भी रूल्स बनाने हैं गवर्नमेंट में वो होंगे इस्लाम के हिसाब से। और इस्लाम में हम मुसलमानों को आज़ादी है अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की, हम लोग सब कुछ जो भी करेंगे वो इस्लाम की बाउंड्रीज़ में ही करेंगे, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी अपने राइट्स मिलेंगे कि वो भी अपना रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस करें। उन पे कोई भी ये नहीं होगा कि ये हिंदू हैं तो ये भी हमारे हिसाब से चलेंगे, जो इस्लाम के रूल्स है वो भी ये लोग फॉलो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इक्वालिटी होगी कि लाइक हर इंसान बराबर होगा, गरीब को भी उतने ही राइट्स मिलेंगे जितने अमीर को मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान में अभी होता नहीं है, बट ये इट्स इन अवर लॉ बुक। और इस्लामिक आइडियोलॉजी, लॉ एंड इंस्टीट्यूशन। इस्लामिक आइडियोलॉजी हमारे पाकिस्तान के लॉ में भी आपको दिखाई देती है, और जो हमारे मुल्क का नाम है वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिला था, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताती है कि हमारे जितने भी लॉज है वो कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। इसलिए हमारा काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बनी थी, जो कि देखता है कि सब जितनी भी लॉज अपालिंग हैं वो क्या नाम है हमारे कुरान और टीचिंग्स से अलाइन करें। इम्पोर्टेंस ऑफ चैलेंजेस एंड कंक्लूजन। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताती है जो हमारी आइडियोलॉजी है कि हम सब एक है, हमारा कोई भी मज़हब हो, हम जिस रंग के भी हो, कहीं के भी हो, हम सारे एक है, हमारा जस्टिस सिस्टम एक है। जो राइट्स मुसलमान को मिल रही है वही हमारे माइनॉरिटीज़ को मिलेगी। जो हमारी की चैलेंजेस है वो ये कि आजकल के दौर में जो हमारी टीचिंग्स हमें दी गई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन
हो गया कंप्लीट। Yes. इसमें कोई क्वेश्चन है? हाँ ठीक है, सवाल करने किसी को? नहीं करना तो फिर आप लोग सवाल करें। अपने अपनी स्लाइड्स के बारे में फर्स्ट स्लाइड ओपन करें और इनसे सवाल करें। कोई इंट्रोडक्शन का ओवरव्यू देना चाहेगा? ये वाली बच्ची को खड़ा करेंगे, आप खड़ी हो, वो सवाल करनी आप खड़ी होते हैं यहाँ पर, आप बातों में लगी जल्दी खड़ी हो जाए। इंट्रोडक्शन है ये वाला जो इन्होंने इतनी मेहनत से बताया था करा। लॉज और वैल्यूज को नजर रखते हैं। हमारी सारी लॉज हैं सब कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं। किस तरह कुरान सुन्नत को फॉलो करते हैं? सूद तो इधर कर रहा है, इम्प्लीमेंट है कुरान ने तो सूद को हराम करा। कहाँ इम्प्लीमेंट है कुरान के मुताबिक? कुरान और सुन्नत आपके नहीं, उसके मुताबिक हमारे कहानी किधर है? तो एक कानून बता दें, कौन सा कानून है पाकिस्तान में जो कुरान के मुताबिक है? आप लोग फॉलो तो बाद में करेंगे ना, कानून तो पहले बने। पहले हम अभी बात कर रहे हैं कानून की। इन्होंने कहा कुरान हदीस के मुताबिक हमारा कानून होगा, तो कौन सा कानून है जो कुरान के मुताबिक है तो पाकिस्तान में? एक बताए। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ, सवाल करना चाहिए था ना। ये सवाल तो नहीं करा आपने जो हमने आपसे कर रहा हूँ। इनको करना था ना, उन्होंने तो अपना बयान कर दिया। ये तो मैं अभी सवाल कर रहा हूँ ना कि देखो सूद का निजाम जो है कुरान के खिलाफ। आप तो उसको सवाल करने चाहिए जब वो इधर उधर दिमाग नहीं चलता। बताओ ना भाई, कुरान के मुताबिक कौन सा कानून है पाकिस्तान में? कोई एक बताओ। आप मुसलमान हैं, मैं फिर जाके डोनाल्ड ट्रंप से पूछूं? मुसलमान से पूछूंगा। मुसलमान कुरान पढ़ता है, मुसलमान का कानून है अपना। आप पाकिस्तान में रहती हैं, आप कोई 2 साल 3 साल 4-5 साल की बच्ची तो नहीं, माशाल्लाह 20 साल से ऊपर ही चली गई, 19-20 से तो होंगी ना। तो ये तो मतलब जो छोटा बच्चा भी हो ना, मैं समझता हूँ 13-14 साल का, उसको भी ये चीजें पढ़ लेनी चाहिए। कुरान का तर्जुमा उसको 2-3 दफा तो इस उम्र तक हम तो पढ़ चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी पढ़ना चाहिए, आप मुसलमान हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप पढ़ के बताएंगे जवाब, उसका क्या ताल्लुक कुरान से? ये तो इतनी इम्पोर्टेंट बात थी। कुरान और हदीस आप कह भी नहीं, जबकि कुरान के मुखालिफ है पाकिस्तान के तो सारे कवानीन। कौन सा कानून है मुताबिक है? कोई एक कानून बता दे इधर। सर यहाँ पे जो ना दारू की लीग है नहीं सर वो संडे में खुल जाती है सर। आपको पता ही नहीं सर सैटरडे नाइट हमारा टॉपिक ये था कि इस्लाम की आइडियोलॉजी होनी चाहिए। अब वो इम्प्लीमेंट हुई नहीं हुई वो तो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। लेकिन सवाल तो बनता है ना यही पर। सर आप उसको डिस्कस तो करते रहते हैं क्या? इसने भी बैंड ड्राइवर लगाया, लड़कियां लगा रही हैं। आओ लाइन चलाते हैं, एक मिनट भाई।
चलो स्टार्ट कर लो। So basically our topic is two nation theory, which is a foundation of Pakistan. Two nation theory basically explain करता है कि मुसलमान और जो हिंदू है वो एक सिंगल नेशन नहीं है, वो टू डिफरेंट नेशन ही है। तो जो पूरा टू नेशन थ्योरी को इसी चीज़ पे बेस्ड करता है कि मुसलमान जो है हिंदू एक दूसरा अलग नेशन है और मुसलमानों को अलग नेशन देनी चाहिए। तो पूरे हमारी प्रेजेंटेशन में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि टू नेशन थ्योरी बेसिकली है क्या और किस तरीके से इस चीज़ को किन्होंने जो है वो इसको अलग सेपरेट नेशन को समझा और किस तरीके से डिफरेंसेस किए हुए और हमें पाकिस्तान को अलग वजूद में लाया और उन्हें अलग कंट्री किया। बहुत सारी चीज़ों की कुछ बातें हैं, जैसे सबसे पहले तो रिलीजियस डिफरेंसेस थे। अब रिलीजियस डिफरेंसेस बहुत सारे थे, लेकिन मेजॉरिटी जो मेजर डिफरेंसेस थे वो ये थे कि इस्लाम तौहीद को फॉलो करता है, यानी एक खुदा का बिलीफ है, वन गॉड। और उसके अलावा हिंदुइज्म पॉलीथीइज्म को बेस करता है, जो कि इसमें बहुत सारे खुदा होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग खुदा होते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद सोशल इक्वालिटी और कास्ट का मसला था। इस्लाम में हर बंदे को इक्वली ट्रीट किया जाता है, जबकि हिंदू सोसाइटी में कास्ट सिस्टम था। इसके अलावा वे ऑफ लाइफ अगर देखें तो इस्लाम हमें एक पूरा ज़िंदगी का तर्ज तहजीब सिखाता है, जबकि हिंदू का कोई इस तरह का बस कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई अपने रिलीजन से रिलेटेड चीज़ नहीं है। सोशल स्ट्रक्चर अगर देखें तो वही बात है कि हमारे बीच में भाईचारा और इक्वालिटी को इस्टेब्लिश किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब वो मदीना घूमने भी गए थे। तो हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। जबकि हिंदूज़ के अंदर स्ट्रक्चर था, एक कास्ट सिस्टम था जिसमें ब्राह्मण आ जाते हैं, शूद्र आ जाते हैं, तो वो ऊपर नीचे इस चीज़ के चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा थे। इसके अलावा हमारे लॉज जो हैं हमारी वो कुरान से आते हैं, सुन्नत से आते हैं, शरीयत से आते हैं। जबकि हिंदूज़ की लाइफ का जो सारा इन्फ्लुएंस है उनके धर्म शास्त्र से आता है। इसके अलावा कल्चरल और सोशल सिमिलैरिटीज थी, जैसे डेली एस्थेटिक्स में अगर देखा जाए तो कपड़े अलग, खाने पीने का तरीका अलग, सेलिब्रेशन अलग, यानी वो नमस्ते कहते हैं, हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, अलग अलग तरह के घर थे। इसके अलावा सोशल रिचुअल्स अलग थे, जैसे कि हम ईद बकरीद पे कुर्बानी करते हैं, उनके लिए जानवर जिनको हम कुर्बान करते हैं वो उनके लिए एक मजहबी अहमियत रखते हैं। इसी तरह खाने के लिए हम जिन चीज़ों को गोश्त खाते हैं वो गोश्त नहीं खाते हैं, तो उस चीज़ को पूछते हैं। इसके अलावा सोशल फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं था, जबकि एक साथ रहते थे लेकिन कभी आपस में बैठ के खाना नहीं खाते थे, कभी आपस में शादियाँ नहीं करते थे। तो एक जगह पर रहना भी बहुत ही मुश्किल है। सही। अलावा लैंग्वेज और हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी बेसिकली यही वो कंट्रोवर्सी थी जिसकी वजह से नेशन की एक्चुअली वजूद में आई थी और 1867 में ही सर सैयद अहमद खान ने इसको प्रपोज किया। इसमें ये हुआ था कि नॉर्थ इंडिया में एक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, जिसमें ये देखा जा रहा था कि किस जबान को ऑप्शन करना चाहिए। हिंदू चाहते थे कि हिंदी हो, जो कि हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, और मुसलमान चाहते थे कि उर्दू हो, जो कि पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। उर्दू ऑलरेडी कोर्स में और हर जगह इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन मुस्लिम को लगा कि हिंदू मेजॉरिटी में है तो वो उस चीज़ के ऊपर उनका कल्चर और उनकी चीज़ें खतरे में है। इस इशू की वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक मसला शुरू हो गया, टेंशन शुरू हो गई थी, और इस चीज़ की वजह से ये डिफरेंसेस बहुत खुल के सामने आए कि हमारी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, डिफरेंट आइडियाज़ हैं, हमारा कल्चर अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स इस एक चीज़ की वजह से सामने यही वो कंट्रोवर्सी थी जिसने सर सैयद अहमद खान को बेसिकली इन्फ्लुएंस किया था कि वो टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखें और उसको प्रपोज करें। उनको लगता था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग नेशन से एक नहीं है, वो एक नहीं करके रह सकते, ना एक जगह रह सकते हैं, तो इसीलिए पाकिस्तान को वजूद में आना है। Political and economic factors. Two separate nations, जिसमें Hindus were seen to separate political nation और just religious group.
जब 1857 में आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब मुसलमान और हिंदू में काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे जो क्लियर हो गए कि दो डिफरेंट नेशंस हैं, एक सिंगल नेशन नहीं है, रिलीजियस सिर्फ रिलीजियस बेस पर नहीं, कल्चर बेस पे, सोशल वैल्यूज पे, ये दोनों जो है कि डिफरेंट नेशन है। तो उसके बाद कुछ सालों बाद जब चीज़ें और इस तरीके से ख़राब होने लगी तो मुसलमानों को उनके राइट्स बिल्कुल जो है वो दिए ही नहीं जा रहे। तो सर सईद अहमद खान ने 1876 में टू नेशन थ्योरी का आइडिया दिया। फिर इस चीज़ें देख के कि मुसलमान और हिंदू जो है टोटली डिफरेंट नेशन है, हर चीज़ से देखा जाए तो ये रिलीजियस है और क्या कहते हैं कल्चर जो है वो दोनों का डिफरेंट है। तो जब सर सईद अहमद खान ने आइडिया दिया उसके बाद जो है वो और से मसाइल जो है वो आने लगे और सी चीज़ें वाज़ेह हो गई और सारे डिफरेंसेस क्लियर हो गए कि एक नेशन तो ये है नहीं, ना ही एक तरीके से रहे जा सकते, तो मुसलमानों को एक सेपरेट नेशन चाहिए ही चाहिए। तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम में इस चीज़ का जो है क़याम यानी इस चीज़ का प्रपोजल भेजा गया डिफरेंट नेशन का कि हम जब अपने डिफरेंसेस और अपने सारे जो मसाइल थे वो इनको क्लियर किए गए कि हमें एक डिफरेंट नेशन चाहिए ही चाहिए। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी 1906 में ताकि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग पार्टी हो, क्योंकि कांग्रेस हिंदू मेजॉरिटी हो चुकी थी और वो मुसलमानों के राइट्स के लिए इतना नहीं होती थी। मुसलमानों की आइडेंटिटी थी वो खत्म होती जा रही थी क्योंकि ना ही उनके राइट्स मिल रहे थे, ना ही वो अपने रिलीजियस इस तरीके से अपने फॉलो कर पा रहे थे, ना कल्चर को और फॉलो ये कर पा रहे लग रहा था कि हिंदूज जो है वो मेजॉरिटी है तो हमें एक माइनॉरिटी बना के रख देते थे। थे। मतलब जो भी हुकूमत हो हिंदू की ही हो। उसके बाद 1930 में अल्लामा इकबाल ने जो है वो इलाहाबाद एड्रेस सेपरेट मुस्लिम इंडिया का जो है वो आइडिया दिया, यानी उस जब सारी एक वो क्या कहते हैं टीम बैठी थी, सारा जो है वो मुस्लिम लीग में कि हमें एक डिफरेंट नेशन चाहिए, अपने सारे मसाले अल्लामा इकबाल चाहिए, सलीम खान चाहिए, इसका आइडिया इलाहाबाद एड्रेस मतलब उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि हमें राइट्स, उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल डिफरेंट नेशन दे दो, डिफरेंट मुल्क दो, ताकि हम अपने हिसाब से अपने रिलीजियस अपने कल्चर को अपने हिसाब से लेके चलें, क्योंकि हम एक बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब हमें कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं, हर चीज़ में हम डिफरेंट ही है। और अगर साथ रहेंगे तो हमारी चीज़ों को बहुत खतरा है, हमारे मज़हब को खतरा है, हमारे कल्चर को खतरा है। क्योंकि उन लोग का जो है वो किस बेसिस पे चल जाते थे, क्योंकि एंड ये था कि मुस्लिम हिंदू ज़्यादा थे, मुस्लिम कम थे, तो था कि हम इनको अपने हिसाब से लेके चलेंगे, बट मुस्लिम का एक अपना रिलीजन है, अपने कल्चर है, तो वो जब उन्होंने ये चीज़ रखी थी और मुस्लिम लीग में कि हम तो चाहिए ही चाहिए इस तरह। उसके बाद 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई जिसमें हमें सेपरेट कंट्री की जो है वो डिमांड मिली कि हाँ अब हम एक सेपरेट कंट्री जो है वो कर सकते हैं, जो लाहौर रेजोल्यूशन। इसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन जब पास हुआ था तो ये बात पुख्ता हो चुकी थी कि अब हमें अलग मुल्क ही चाहिए, इसके अलावा हमारे पास इस चीज़ का कोई और हल है ही नहीं। उसी लाहौर रेजोल्यूशन में ये क्लियर हो गया था कि अब हमें अपना मुल्क मिल सकता है, बट उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम लगा। तो आप 1947 के बाद ना पाकिस्तान वजूद में आया, उसके बाद जो है वो अब जब इंडिपेंडेंस के बाद जो है मुस्लिम को एक अच्छे से चाहे तो चैलेंजेस भी करने पड़े, बट ये कि एक तरीके से वो फ्री हो गए चैलेंजेस से, वो कुछ टाइम भी गुजारे, एकदम से आप एक सेपरेट नेशन हुए तो उस टाइम कुछ टाइम लगा, बट चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती रही। मुस्लिम जो है वो साथ एक यूनिटी और फेथ के साथ काम करने लगे, अपने रिलीजियस फॉलो करने के अपने आप अपने पैर जमाए, अपनी चीज़ें सही, अपनी जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनाई, और जो है वो उसके बाद जब हम इंडिपेंडेंस पर अलग हुए थे तो सबको जॉब दी गई, सपोर्ट किया गया, घर दिए गए। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं शरीयत के मुताबिक नई की बुनियाद रखी गई। इस्लाम जो हमारा बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, सारे हुकूक हमारे कानून इस तरीके से सेट किए गए। और चैलेंजेस में स्टार्टिंग में यही कि रिसोर्सेज का मसला और प्रॉपर सिस्टम एक नहीं था, जब तक एक प्रॉपर कानून नहीं बना था तो काफ़ी चीज़ों में जो है वो चैलेंजेस आए थे, रिसोर्सेज नहीं थी उस टाइम पे, घरों का मसला था, जॉब का मसला था, बट आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सब सही हो गई। जब सब सेटल हो गए, सब चीज़ों का हुआ, जब अपना कानून बना तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती, तो वो चैलेंजेस भी ख़त्म हो बैठती हैं। तो ये रेगुलेशन जो है वो ये आइडिया एक्सप्लेन करती है कि मुसलमानों को एक तरीके से आज़ादी मिली, और रेगुलेशन ही बेस करती है जो आज हम पाकिस्तान हम बिल्कुल अलग है, एक बेस जो है वो रेगुलेशन थ्योरी पे है कि हम एक डिफरेंट नेशन है, डिफरेंट चीज़ें, वरना अगर रेगुलेशन थ्योरी नहीं होता तो शायद पाकिस्तान का इस तरीके से एक अलग वजूद ना होता। तो फिर उसके बाद लास्ट कंक्लूजन यूनिटी हार्टेड स्ट्रांगली मुस्लिम स्टोरी ओवरकम देयर प्रॉब्लम्स एंड पाकिस्तान, ये कि मुसलमान जो है एक साथ यूनिटी और फेथ के साथ काम करने लगे, ओवर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म होती गई, और जो है पाकिस्तान एक प्रॉपर मुल्क बन गया। उसका मुस्लिम वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान को लिव फ्री एंड प्रैक्टिस इस्लाम। उसके बाद मुसलमान को जो एक अपनी आइडेंटिटी थी वो मिली, उन्होंने
फ्रीली अपने रिलीजियस को जो है वो परफॉर्म किया, अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को एक फ्रीली तरीके से जो है वो आफ्टर पोजिशन में यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद एक अलग तरीके से अपना पूरा मुल्क बनाया, अपने जो है वो काम किया उसके हिसाब से। और इस्लाम की और ज़िंदगी फॉलो करते हुए, हार्ड वर्क करते हुए, यकजहती का मुजाहरा करते हुए, स्ट्रॉन्ग रहते हुए मुसलमानों ने अपनी सारी मुश्किलात हल की और पाकिस्तान बनाया। उस टाइम पे कंट्री में अपना मजहब उन्होंने बचाया और उसको प्रिजर्व किया और अपने बच्चों तक आगे मुंतकिल किया। और उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें आप थोड़ा सा ये है कि हम बहुत गलत तरीके में चले गए, पर उस टाइम पे इस्लाम के हिसाब से ही हर चीज़ को लेके चला जाया जाता था। जो हमारी सुन्नत थी, जो हमारे जिस तरीके से हमारे नबी हमारे अल्लाह ताला ने जिस चीज़ कहा, जिस चीज़ को फॉलो करने का उस टाइम पे ये चीज़ थी। बट अब जैसे जैसे टाइम बढ़े अब चीज़ें को गलत तरीके की तरफ जा रही हैं। बट उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक तरीके से अगर इतनी मेहनत ना करते, इस्लाम को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो ना करते तो आज हमारा आज हम इजीली अपने मुल्क में नहीं हो सकते। चलो माशाल्लाह अच्छी प्रेजेंट तो की आप लोगों ने, तो मैं चाह रहा था क्लास में ऐसी होती प्रेजेंटेशन। सर हमने क्लास के लिए कोशिश की थी देने के लिए, बट अब हमारे जो पार्टनर थे हमें ऐसे मिले वो कोई सीरियसली नहीं ले रहे प्रेजेंटेशन को। ग्रुप नंबर क्या है आप लोग का? पहले बोला था तभी मैंने कहा कि मैं दे दूंगी, लेकिन वो प्रिपेयर होके ही नहीं आए। नेम क्या है? मंजिला अरशद 12111 और मंजिला अरशद और मारूफ रसूल 1196। मारूफ यस पूरा रसूल। यस और एक्सेंट कौन है? आयशा, मैंने वैसे उसको नाम लिखवा दिए थे, आयशा, अरीज और उमैमा। आयशा आयशा अली का पूरा नाम बता दो। आयशा खान और हुमैमा? उमैमा मलिक, आयशा खान और अरीज खान। हाँ उमैमा मलिक। हुमैमा मलिक, अगर नंबर नहीं आयशा खान। आप जो वो लिखना आईडी नंबर। आईडी नंबर की जरूरत नहीं। अरे सर सर अभी आप मार्क्स तो दे दें हमें। अगर अब्दुल रहमान आयशा साना नोट करा दो, जो एप्रिल ने उनका नाम भी नोट कराओ। आयशा साना अम्मा कहाँ है? आयशा साना हमारा शेख, आमना राशिद, अनमोल, अनूर चौधरी, अरीज खान। अरीज खान आप ख्याल करें, आपकी एब्सेंट ज्यादा है। अरीशा सुहेल, अशना असला आप भी ख्याल करें। मफ्तावत, दुआ मुस्लिम, ईमान मुस्फिरा, इशाल सुनिसारा, फरा सिद्दीकी, फायहा जिया, आदिया नरमीन, हमना शुएब चली गई। हादी गजनफर, हानी है, हुदा अली, दाइबा तैमूरी, मानूर, माहिद जुल्फिकार, ये सुनते ही नहीं है। माहिद जुल्फिकार, मारूफ रसूल, माहिदा खान, माहिदा, मरियम खुर्शीद, महमूदा ईमान राव, महक, मुनीरा, नेहा राशिद, राबिया भाई, दीमा नाज, दीमा का है नहीं है? दीमा, रोहम नेहान, रुमैसा, सादीना, सफा उमर, सालेह आरिफ, सालेहा, सना तारिक, सानिया आबिद, शेरबानो, फिजा खुर्शीद। हाँ ये नोट करके रखें, मुझे व्हाट्सएप कर दिएगा। शेखा साजिद, सिमरन देवी, सुनैना, सईदा उस्मान आदिक, सईदा आयशा आकिब, सईदा आयशा उन्नीसा काफी, फायदा मोइन, फातिमा नाज, उम्मे हानी, उम्मे अबिहा, अंजिला अरशद, उस्मान खान, बकिया माहिर, फारिया सलमान। सर फरा के लिए लग गई सर फरा के लिए बोला था
सर कार्ड्स डालने हैं इवेंट्स लेकिन नाम नोट करें सबसे अपना टॉपिक नोट किया बिल्कुल सही है, है नंबर कम है, मैंने तो वैसे ही उनको भेज दिया जैसे इनको भेज दिया। एक दो को और ग्रुप को मैंने कहा है कि आप लोग रिवाइज करें दोबारा, क्योंकि उनके तो नंबर बाकी ही कम जिन्होंने है। सही दी है बाकी ने उनके आ ठीक जाएंगे दिए ना हैं। बहुत अच्छी थी सर।